नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सपना। हरिद्वार में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। हरिद्वार में पत्रकारों की यूनियन NUJCI का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन जारी है। ये कार्यक्रम हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित हो रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन प्रदेश के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो के संदेश के जरिए राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय अधिवेशन में पत्रकार सुरक्षा कानून और मीडिया काउंसलिंग की मांग जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी उत्तराखंड में पत्रकारों की मांगों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने की बात कही। कोई भी सरकार हो, बिना पत्रकारों के सहयोग से नहीं चल सकती। पीड़ाएं मेरे सामने हमारे मित्रों ने व्यक्त की। हालांकि हमारी सरकार ने लगातार, मैंने अभी बताया कि जो हमारा कॉर्पोरेट फंड है उसको हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। हमने 20 लोगों को पेंशन दी है। हमने कई पत्रकार साथियों को इलाज के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया है। हमने मान्यता का जो है मापदंड उसको हमने सरल कर दिया है। लेकिन जो प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट की बात आपने कही, मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्य करने की शैली है। उन्होंने खुद यहाँ पर आना था लेकिन बहुत व्यवस्था के कारण नहीं आ पाए। मैं पत्रकारों की इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने पूरी मजबूती के साथ रखूँगा और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कुछ हटकर काम करते हैं, उसकी शुरुआत भी हमारे प्रदेश से होगी, मुझे ऐसा भरोसा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रूपेश वालिया जुड़े हुए हैं। रूपेश, अधिवेशन में अब तक क्या कुछ हुआ, हमें बताइए। देखिए, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन इंडिया की ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, इसमें देश भर से कई डेलीगेट्स पहुंचे हैं और डेलीगेट्स पहुंचने के साथ साथ ही इन्होंने जो राज्य सरकार से मांग की है वो यही मांग की है कि खासकर छोटे और मझोले जो समाचार पत्र हैं उनके हितों का ध्यान राज्य सरकार को रखना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी ने भी यहाँ पर शिरकत की थी और उन्होंने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जितने पदाधिकारी थे उन सबको यह आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रही है और भविष्य में भी उनकी सरकार पत्रकारों के जितने भी मामले आते हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनके निराकरण के प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे। तो जो एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में आना था तो मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने वर्चुअली संदेश अवश्य भिजवाया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा था कि पत्रकारों की जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण के प्रयास उनकी सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैं और भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी पत्रकार को नहीं आने दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश, हमें यह जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये अटकलें और तेज हो गई। हालांकि सीएम ने साफ कहा कि ये उनका सामान्य दौरा था जो पहले से तय था, लेकिन चर्चाओं का बाजार अभी गर्म है। वहीं अगर बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों की, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कैबिनेट विस्तार और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये अटकलें और तेज हो गईं। हालांकि सीएम ने साफ कहा कि ये उनका सामान्य दौरा था जो पहले से ही तय था, लेकिन चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है। वहीं अगर बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों की, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कैबिनेट विस्तार और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये अटकलें और तेज हो गईं। हालांकि सीएम ने साफ कहा कि ये उनका सामान्य दौरा था, जो पहले से ही तय था, लेकिन चर्चाओं का बाजार अभी गर्म है। वहीं अगर बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों की, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देहरादून में महेंद्र भट्ट के सड़क छाप के बयान पर बवाल हो गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। आंदोलन कर रहे लोग समेत आम जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस पर बीजेपी विधायक खजान दास ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि वो गलती से उनके मुंह से निकल गया। खजान दास ने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सब सड़क से ही निकले हैं और ये राज्य हमें मिला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। आंदोलन कर रहे लोग समेत आम जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस पर बीजेपी विधायक खजान दास ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि वो गलती से उनके मुंह से निकल गया। खजान दास ने ये भी कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सड़क से ही निकले हैं और ये राज्य हमें मिला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। आंदोलन कर रहे लोग समेत आम जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस पर बीजेपी विधायक खजान दास ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि वो गलती से उनके मुंह से निकल गया। खजान दास ने ये भी कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सब सड़क से ही निकले हैं और ये राज्य हमें मिला है। ये शब्द त्रुटि बस निकल गया है। ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि ये शब्द जो निकला है वो ठीक नहीं है। हम लोग सभी सड़क से ही निकले हैं, चाहे राज्य आंदोलन किया है, तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से त्रुटि बस निकल गया होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भाजपा का हर नेता देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में मेरा वोट मेरा अधिकार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, चिब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। वहीं कांग्रेस अगले 3 माह तक प्रदेश के सभी 100 निकायों में अभियान चलाएगी। अभियान के तहत ऐसे मतदाताओं को एकत्रित किया जाएगा जो वोट डालने से वंचित रह गए हैं। जनवरी 2025 में संपन्न हुए चुनाव में जिन लोगों के वोट काटे गए हैं, उनके वोट काटने की प्रक्रिया या उसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में अनेक हिस्सों में शिकायत मिली थी कि जिस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, उनका नाम स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे लोगों को नाम कैसे, किसने, किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया के तहत काटे गए, इसका पता लगाया जाएगा। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में मेरा वोट मेरा अधिकार प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, चिब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। वहीं कांग्रेस अगले 3 माह तक प्रदेश के सभी 9 निकायों में ये अभियान चलाएगी। अभियान के तहत ऐसे मतदाताओं को एकत्रित किया जाएगा जो वोट डालने से ही वंचित रह गए। जनवरी 2025 में संपन्न हुए चुनाव में जिन लोगों के वोट काटे गए हैं, उनके वोट काटने की प्रक्रिया या उसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव में अनेक हिस्सों में शिकायत मिली थी कि जिस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, उसका नाम स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में ही नहीं है। ऐसे लोगों को नाम कैसे, किसने, किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया के तहत काटा गया, इसका पता भी लगाया जाएगा। यूथ कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक थी और दूसरी NSUI की बैठक,
जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए आदरणीय गुरदीप संपल जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके सलाहकार भी हैं, उसके मेंबर भी हैं, मैं भी हूँ, मैं भी रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी बैठक रही है। स्टेट प्रेसिडेंट्स भी उसमें हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव के सभी साथी उसमें हैं, और ये बताया गया कि कैसे उनको काम करना है, उनको टास्क दिया गया है, और अब पार्टी मॉनिटरिंग कर रही है हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठों के कामों की। तो जो काम सौंपे जा रहे हैं फ्रंटल प्रकोष्ठ, उसको किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, उस पर पार्टी की पैनी नजर रहेगी। रुड़की में रुड़की मेयर ने पत्रकारों के बीच पहुंचकर माफी मांगी। काफी दिनों की उठापटक के बाद आज रुड़की मेयर अनीता देवी अग्रवाल अपने पति ललित मोहन अग्रवाल के साथ प्रेस क्लब भवन पहुंची और सैकड़ों पत्रकारों के बीच सामूहिक रूप से माफी मांगी। वहीं उन्होंने बोर्ड बैठक में कवरेज को लेकर पत्रकारों के लिए व्यवस्था कराई, जिसके बाद पत्रकारों और मेयर के बीच चल रही नाराजगी समाप्त हो गई। इसी दौरान भगवानपुर, लक्सर, पिरान, कलियर सहित कई जगहों के पत्रकार वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान पत्रकारों और विधायक के बीच धक्का मुक्की होने के आरोप लगे थे, जिसके बीच आज मेयर के द्वारा तो माफी मांग ली गई, पर अभी विधायक प्रदीप बन्ना से समझौता नहीं हो पाया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी जुड़े हैं। वीरेंद्र, रुड़की मेयर को माफी क्यों मांगनी पड़ी? जी सपना, अगर बात की जाए रुड़की नगर निगम में 3 तारीख को एक बोर्ड बैठक थी, पहली बोर्ड बैठक थी। इस बैठक में प्रदीप बत्रा और जो हमारे मेयर थे, ये जो बैठे थे, वहाँ जो पत्रकार अंदर गए, पत्रकारों को धक्का मुक्की कर दी इन्होंने, क्योंकि जो अंदर का जो माहौल था, अंदर का माहौल बत्रा जी जो खुद ही चला रहे, जो विधायक यहाँ के रुड़की के विधायक थे, तो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार थे, 4 से 5 लोग थे, उनको इसने बाहर निकाल दिया। और ये गोपनीय एक मीटिंग की गई। गोपनीय मीटिंग में पत्रकारों का कहना था कि पत्रकारों को शामिल किया जाए, इन्होंने शामिल नहीं किया। उसको देखते हुए इन्होंने पत्रकारों में धक्का मुक्की होगी। पत्रकारों के साथ में जो बेइज्जती की थी, उसमें मेयर ने कल हाथ जोड़ के दोनों मेयर और मेयर के पति ने इसमें माफी मांगी, और माफी मांग के कहा कि मेरा प्रदीप बत्रा से कोई लेना देना नहीं है और आगे इस प्रकार की कोई घटना नहीं करूंगा। उसी को देखते हुए पत्रकारों ने कहा चलो माफ कर दिया, लेकिन प्रदीप बत्रा जो विधायक है, उसके साथ में पत्रकार समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये पहले भी इस प्रकार की कई घटना कर चुका है। इसी को देखते हुए पत्रकारों ने मुख्यमंत्री का बहिष्कार करा। मुख्यमंत्री का बहिष्कार करने के बाद उनकी जो सभा थी वो नहीं हुई। उसके बाद ऋतु खंडूरी आई। ऋतु खंडूरी को एक ज्ञापन दिया। ऋतु खंडूरी ने इस ज्ञापन पर संज्ञान लिया और बत्रा जी को पूरी तरह से डांट लगाते दिखाई दी। अगर बात की जाए पत्रकारों का कहना कि मेयर से हमारे कोई जिला शिकवा नहीं रहा, लेकिन बत्रा विधायक की हम कोई कवरेज नहीं करेंगे। जी सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, हमें यह जानकारी देने के लिए। देहरादून में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने प्रेस वार्ता की। मुख्यालय देहरादून में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बजट में अपने मंत्रालय को दिए गए बजट के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पीएम जनमन धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लक्ष्यों के बारे में बताते हुए कहा कि आगामी 5 वर्षों में करीब 89 करोड़ के बजट के साथ 63,843 गाँवों में बुनियादी ढांचे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को पूरा करना है। साथ ही उन्होंने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत DHAJUA के लिए बीते बजट से 4 गुना बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किए जाने पर केंद्र सरकार की जनजातीय समुदायों के उत्थान की प्रतिबद्धता को भी सराहा। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने भी 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा 4 धाम यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। 4 धाम यात्रियों को किसी की तरह परेशानी न हो, इसके लिए विशेष प्लान बनाया गया है। एसपी जितेंद्र मेहरा पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एसपी ने 4 धाम यात्रा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जितेंद्र मेहरा ने बताया कि 4 धाम यात्रा से पहले हरिद्वार में पार्किंग और डाइवर्जन प्लान बनाया जाएगा। अर्ध कुंभ मेले को देखते हुए 4 धाम यात्रा में ही स्थायी पार्किंग बनाने पर काम किया जा रहा है। यात्रा सीजन में वीकेंड पर जाम न लगे, इसके लिए हर थाने के स्तर पर प्लान बनाया जाएगा। निर्णय भी लिए कहाँ बैरियर लगाने, कहाँ नहीं लगाना, फोर्स कैसे हमें लगाना है, ड्यूटी कहाँ होगी,
इनफैक्ट हमने यहाँ तक कोशिश की है कि हम जो लॉजिस्टिक्स हमें चाहिए उस सब पे भी काम करें, तो उसी को लेके एक होलिस्टिक मीटिंग प्लान की गई थी और वो हमने ली है। जैसा कि आप सबको विदित है कि यहाँ पे अच्छे खासी मात्रा में लोग आते हैं, संख्या में लोग आते हैं। हाईवेज़ हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो आने में असुविधा नहीं होती है किसी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो उसी को ही लेके हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उनको कैसे एक सुगम तरीके से यात्रा को सक्सेसफुल बना सकें, कि पार्किंग उस हिसाब से तैयार की जाए कि वो आगामी कुंभ में भी यूज़ की जा सके। रुद्रपुर में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन हुआ। महिला अग्रवाल सभा द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस रंगारंग कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विशेष रूप से ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच राधा कृष्ण की झांकी ने सबका मन मोह लिया। समारोह में फूलों की होली खेली गई, जिससे पूरे वातावरण में हर्षोल्लास और उमंग की छटा बिखर गई। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजी धजी नजर आईं और संगीत और नृत्य के माध्यम से होली के रंग में रंग गईं। महिला अग्रवाल सभा की अध्यक्ष सुषमा अग्रवाल ने बताया कि ये आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में प्रेम, एकता और सौहार्द को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि होली न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि ये आपसी बुराइयों को भूलकर एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर प्रदान करता है। बागेश्वर में प्रसिद्ध है कुमाऊनी होली। उत्तराखंड में विशेष तौर पर कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में एकादशी के दिन से चैर बंधन के साथ होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बाबा बागनाथ जी बागेश्वर क्षेत्र के प्रधान देवता हैं। बागनाथ मंदिर परिसर में व्यापार मंडल के द्वारा नवीन लासा की अध्यक्षता में पुरुष होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कुमाऊनी होली में खड़ी होली का बड़ा महत्व है। कुमाऊं में 2 ताल और 4 ताल की होलियां विशेष तौर पर गाई जाती हैं। होली प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने उत्साह और उमंग के साथ 2 ताल और 4 ताल की होलियां गाकर अपने रीति रिवाजों को जिंदा रखने का प्रयास किया। कुमाऊं क्षेत्र में जिन स्थानों पर देवी मंदिर है, वहां पर अष्टमी के दिन से चीर बंधन के साथ होली शुरू हो जाती है। बागेश्वर में एकादशी के दिन से बागनाथ मंदिर में चीर बंधन के बाद होली शुरू हो जाती है। बागेश्वर क्षेत्र के देवता बाबा बागनाथ जी को होली पूजन करने के लिए सभी स्थानीय लोग चतुर्दशी के दिन चीर बंधन को लेकर बागनाथ मंदिर पहुंचते हैं। गांव में होली चीर बंधन कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर होलियार होलिया गाते हैं। आज आमले की एकादशी और रंगभरणी है और बागनाथ मंदिर परिसर में व्यापार मंडल के द्वारा होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे अध्यक्ष जी शाह जी भी हमारे साथ में है। और जैसे आज आपने कुमाऊनी होली की बात कही, हमारे कुमाऊनी में खड़ी होली का बड़ा महत्व है। और जैसे मथुरा के ठाकुर हो खेलत है होलिया, या शिव जी चले गोकुल नगरी, या अपने अन्य गोरी तेरो बालम छोटे छो, इस प्रकार से 2 ताल और 4 ताल की होलियां हमारे कुमाऊं में बड़े उत्साह और उमंग के साथ लोगों के द्वारा गाई जाती हैं। और आज जो यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है, इसमें भी 2 ताल और 4 ताल की होलियां सभी प्रतिभागियों की तरह गायन किया जा रहा है और सभी लोग उसका बड़ा आनंद भी ले रहे हैं। और आपसी प्रेम, सद्भाव और सौहार्द को बढ़ाने का प्रतीक ये होली का पर्व है। पौड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में है। खबर पौड़ी से है, जहां जिले भर में आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। होली के त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की दुकानों में जाकर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और निरीक्षण किया। दुकानदारों को खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने, मिलावटी उत्पादों से बचने और स्वच्छता के निर्देश भी दिए। दरअसल होली जैसे त्योहारों पर मिठाइयों, दूध, मावा, रंग और नमकीन की मांग बढ़ जाती है, जिससे मिलावट की संभावना भी बढ़ती है। इसी को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय होकर छापेमारी और सैंपलिंग कर रहा है। देहरादून में टीबी मुक्त अभियान चलाया गया। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूली छात्रों से लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों व छात्र छात्राओं की अहम भूमिका रहेगी। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न संस्थाओं, विभागों एवं लोगों के द्वारा करीब 14,000 टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है, जिनमें से काफी मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश के 5,000 गांवों को भी
टीबी मुक्त किया जा चुका है। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि टीबी मुक्त अभियान में विगत 7 दिसंबर से 24 मार्च तक 100 दिन का ये कैंपेन चलाया जा रहा है। टीम द्वारा लगातार लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 28,000 के लगभग लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही पोषण किट भी दी जा रही है और निक्षय मित्र भी बनाए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान जो हमारा है वो भी चल रहा है और उसमें स्पेशली 7 दिसंबर से लेकर 24 मार्च तक 100 डे टीबी कैंपेन भी भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार कैंप्स किए जा रहे हैं। हमारे पास 35 हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन हैं, उनको लेकर हमारी टीम लगातार फील्ड में जा रही है। लोगों की वहाँ पे स्क्रीनिंग की जा रही है और जो लोग एक्सरे स्क्रीनिंग में थोड़े सस्पेक्ट प्रतीत होते हैं उनका ट्रूनैट और सीबीनैट से भी टेस्टिंग करके उनको डायग्नोस किया जा रहा है और उनको ट्रीटमेंट पे भी लाया जा रहा है। लगभग अभी तक हमारे टोटल नोटिफिकेशन 28,000 के आसपास हो चुके हैं और लगातार नए, क्योंकि टीबी एलिमिनेशन का सबसे पहला स्टेप है उनका आइडेंटिफिकेशन, तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन पे भी जोर दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पे भी जोर दे रहे हैं। और साथ में जो हमारे निक्षय पोषण अभियान के अंतर्गत उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए जाते हैं वो भी लगातार दिया जा रहा है और निक्षय मित्र भी बनाए जा रहे हैं। दिनेशपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। दिनेशपुर में नन्हे कदम समिति के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 40 लोगों ने अपना रक्तदान किया। इस दौरान नन्हे कदम समिति के संयोजक प्रवीण सरकार ने कहा कि बीमार व्यक्ति को जब रक्त की जरूरत होती है वहां व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। इसी उद्देश्य से नन्हे कदम समिति का गठन किया गया है। साल भर में कई बार इस तरीके का शिविर लगाया जाता है। हमारे संगठन उधम सिंह नगर जिले में बीमार व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो हम उपलब्ध कराते हैं। हरिद्वार में एक मकान में विस्फोट हो गया। हरिद्वार के ज्वालापुर लोदा मंडी में एक मकान में विस्फोट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट की सूचना पर पुलिस टीम के साथ बीडीएस खुफिया विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। जिस मकान में विस्फोट हुआ है वह व्यक्ति आतिशबाजी छोड़ने का कार्य करता है। गंभीर रूप से घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि घर में शादियों में छोड़ने वाले पटाखे बनाए जा रहे थे, इसी दौरान विस्फोट हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।